नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जापान। हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 का दिया न्योता। जापान के विदेशी मामलों के राज्य मंत्री से सीएम ने की मुलाकात। एनसीआर का बदलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बनेगा गुरुग्राम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ में भव्य कार्यक्रम आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने 3 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 6 से 8 अक्टूबर तक टोक्यो और ओसाका से कई उच्च स्तरीय बैठकों और निवेशक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यह दौरा विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी विदेशी कंपनियों को हरियाणा में औद्योगिक साझेदारी और निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जापान पहुंचे तो उनकी अध्यक्षता में जापान सरकार के साथ हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल मिला है और जापान के विदेशी मामलों के राज्य मंत्री मियाची तकुमा से सीएम सैनी ने मुलाकात की है। हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर दोनों देशों के नेताओं में बात हुई है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 का भी न्योता दिया है। और इसके अलावा सीएम सैनी टोक्यो में भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कल 7 अक्टूबर को सीएम शिकानसेन बुलेट ट्रेन से ओसाका जाएंगे, जहां वे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेकर हरियाणा स्टेट जोन का उद्घाटन करेंगे। सीएम जापानी मेयरों और उद्योगपतियों के साथ निवेश बैठकें करेंगे और निवेश रोड शो के राज्य के औद्योगिक अवसरों को प्रस्तुत करेंगे। और 8 अक्टूबर को सीएम सैनी सुजुकी और कुबोटा संयंत्र का दौरा करेंगे और ओसाका प्रीफेक्चर के गवर्नर से भी भेंट करेंगे। एनसीआर को शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कारगर बनाने के लिए सरकार अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है। मेट्रो रैपिड रेल नेटवर्क के बावजूद यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या घर से स्टेशन और स्टेशन से ऑफिस तक पहुंचने की रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए मेट्रो के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए एनसीआर के लाखों लोगों को डोर टू डोर यात्रा के साधन की सुविधा मिलने का रास्ता खुलेगा। राष्ट्रीय राजधानी से सटा गुरुग्राम इस प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बनेगा। राजधानी नई दिल्ली में भी इस योजना की शुरुआत होगी। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए ऐप पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्दी इसे लागू करने की भी योजना है। यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से सीधे ऑफिस कॉलोनी तक ले जाने के लिए फीडर बसें, ई रिक्शा, कैब और बाइक उपलब्ध होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए बाइक, टैक्सी और ऑटो तुरंत बुक किए जा सकेंगे। गुरुग्राम और दिल्ली के साथ फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में भी यही मॉडल लागू किए जाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी न केवल गुरुग्राम और दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर के लिए ट्रांसपोर्ट का नया मॉडल साबित होगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। आज चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह पार्टी मुख्यालय सेक्टर 9B चंडीगढ़ में हुआ और नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जयघोष के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और प्रदेश में संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत हो रहा है। बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के चंडीगढ़ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी उदयबेन के साथ सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों और प्रकोष्ठों के प्रमुख सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए।
हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह पर युवक को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह की सरगना एक युवती है जो अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों को ठग रही थी, जिसने सरगना शिवानी के साथ उसकी मां, बहन, भाई, 2 दोस्त और 2 वकील शामिल थे। पुलिस टीम ने जाल बिछाकर सभी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी आशीष अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने उसकी तलाशी भी तेज कर दी है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुरथल के एक ढाबे पर छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने शिवानी, उसकी मां, बहन, भाई और दोस्तों समेत कुल 9 लोगों को काबू कर लिया। डीसीपी पूर्वी प्रवीण ने बताया कि पुलिस ने 40 लाख रुपए नगद और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को संगठित कर उन्हें ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 7,356 गांवों में युवा मंडलों का एक संगठित नेटवर्क तैयार किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक जिले में 250 युवा क्लब गठित किए जाएं और इससे प्रदेश भर में लगभग 5,500 नए यूथ क्लब अस्तित्व में आएंगे। इस संबंध में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी कर सभी जिला युवा समन्वयक अधिकारियों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह योजना युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तत्वाधान में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनमें नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव का विकास करना है। युवा मंडलों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशा, कन्या भ्रूण हत्या और अंधविश्वास के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। देश में हाइड्रोजन फ्यूल का नया युग शुरू होने वाला है। भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगभग तैयार हो चुका है और आगामी 10 से 15 दिनों में सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और पेट्रोलियम मंत्रालय समेत अन्य विभागों से एनओसी मिलना शेष है, जो जल्द ही मिलने की उम्मीद है। जांच के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम में मिली कुछ कमियों को दूर किया जा रहा है। प्लांट में गैस उत्पादन शुरू हो चुका है और फिलहाल टेस्टिंग जारी है। यह प्लांट प्रतिदिन 430 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रैंक को हाइड्रोजन ईंधन से अपग्रेड किया जाएगा। सबसे पहले जींद गोहाना सोनीपत मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी, जो एक बार में 2638 यात्रियों को सेवा दे सकेगी। इस मार्ग के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति इसी प्लांट से की जाएगी और इस ट्रेन का इंजन धुएं की बजाय केवल पानी और भाप छोड़ता है। इससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा और प्रदूषण नहीं होगा। प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है और टेस्टिंग के दौरान मिली छोटी मोटी कमियों को दूर किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी महीने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू हो जाएगी। हरियाणा में डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक 900 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बरसात के बाद डेंगू के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामलों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। हरियाणा में डेंगू के मामले 900 पार हो गए हैं, जो कि 1 अक्टूबर तक सरकारी आंकड़े हैं। इसके बाद सरकारी छुट्टियां होने के चलते विभाग की ओर से बढ़ने वाले मामलों की संख्या जारी नहीं की गई है। रेवाड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, करनाल और पंचकुला में 55, 51, 53, 55 और 33 मामले सामने आए हैं। मरीजों के नमूने राज्य भर की 27 जांच प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और नमूना लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बरसात के चलते डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में लोगों से जल भराव से बचने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने और बुखार होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की अपील की है। रतिया के गांव फूला से विधानसभा स्तर की सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, युवाओं को ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव है। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला बोले कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा भारत, खिलेगा भारत विजन को साकार करेगा। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने इस अवसर पर घोषणा की कि जिला फतेहाबाद के सभी 258 गांवों में खेतों के 2-10 एकड़ तक के रास्ते पक्के किए जाएंगे। उन्होंने गांव फूला के स्टेडियम कार्य के लिए जिला परिषद से 21 लाख रुपए, गांव के जोहड़ का जीर्णोद्धार, महिला संस्कृत केंद्र की स्थापना, इंडोर जिम और गांव फूला के खेतों के 5 रास्ते पक्के करने की भी घोषणा की।
फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र में सीएनजी रिसाव के कारण एक युवक की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है, जो टैक्सी चलाता था। घटना सेक्टर 85 में हुई, जब अजय बुकिंग की तलाश में था और कार में आराम कर रहा था। गैस रिसाव के बाद आग लगने से कार के दरवाजे जाम हो गए और वह बाहर नहीं निकल सका। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को कार से बाहर निकालने के काफी प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और इसके बाद पुलिस ने कार से शव को निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह भिजवाया गया। पुरानी भूपानी कॉलोनी में रहने वाले अजय हुंडई कार को बुकिंग पर चलाने का काम करता था और उसकी कार सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर थी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरियाणा में मौसम में बदलाव के बाद सोमवार सुबह 8 बजे से फतेहाबाद क्षेत्र में बारिश जारी है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में आज कई जिलों में मौसम खराब बना हुआ है। कई जगह पर तेज तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम गति से बारिश दर्ज की गई है। हिसार, फतेहाबाद और नारनौल में तेज बरसात हुई। हिसार में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश में शहर से अलग जगह पर भराव हो गया और जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई और इस तरह हांसी, आदमपुर और नारनौल में कहीं कहीं ओले भी गिरे। बारिश से रात के तापमान में काफी गिरावट आई और यह सामान्य से 3.30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। और मौसम विभाग ने 8 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। फतेहाबाद में मूसलाधार बारिश के कारण नई अनाज मंडी में रखी धान की ढेरियां भीग गई हैं। किस नमी के चलते धान की ढेरियों को सूखने के लिए रखा गया था। ऐसे में अब और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल पर भी असर पड़ा है। तेज हवाएं चलने के कारण कई क्षेत्रों में फसल बिछ गई है। किसानों का कहना है कि धान की फसल खेतों में तैयार थी और कटाई की जानी थी, लेकिन बारिश से असर पड़ा है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।